राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, अभी हम लोग दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। उसके बाद इतने दिनों तक जो प्रकाश के बारे में पढ़ते आ रहे हैं उसका रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण का आवर्धन दिया हुआ है। समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो है +1। समतल दर्पण का आवर्धन +1 दिया हुआ है। तो इससे क्या तात्पर्य है? तो हम जो यूज करते हैं, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र में एक आवर्धन का फॉर्मूला है, उसे हम बोलते हैं m। m बराबर क्या है? -v/u होता है और होता है h-h। v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, h- हमारा जो है वो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और h हमारा जो है वो वस्तु की ऊंचाई है। अब इसमें एक समतल दर्पण हम लोग लेते हैं। समतल दर्पण कुछ इस प्रकार से है और मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो कहता है कि प्रकाश की किरणें जो हैं, एक प्रकाश की किरणें अगर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण तो हमारा जो है समतल दर्पण है। समतल मतलब क्या? प्लेन होता है। तो प्लेन पर प्रकाश की किरण आएंगी तो ये परपेंडिकुलर होंगी। तो प्रकाश की किरणें आएंगी और जाएंगी, उसी के अलोंग चली जाएंगी। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण परपेंडिकुलर जाती है तो उसी रास्ते से वो वापस आ जाती है। अब एक प्रकाश की किरण को अगर हम इस तरह से लेते हैं कि अगर इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर के पास अगर जा रही हैं तो ये इस तरह से वापस आएंगी, और अगर इसी रे को हम लोग पीछे ड्रॉ करते हैं, पीछे अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इस तरह से मिलता हुआ प्रतीत होता है और एक प्रतिबिंब बनाएगा। तो हमारा अगर ये AB है तो प्रतिबिंब का जो निर्माण करेगा वो करेगा A' और B'। ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की जो रे डायग्राम है वो बनाया गया है। अब हम लोग इस पर आते हैं कि +1 से क्या तात्पर्य है। तो अगर m +1 दिया हुआ है, अगर m को हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा, पहले इसका प्रयोग करते हैं h' और h को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी कि h बराबर क्या हो गया? h'। अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है h दी गई है तो जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h'। वस्तु की ऊंचाई के बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब दूसरे केस में देखते हैं, दूसरा जो फॉर्मूला इसमें है m बराबर -v/u। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमारा होगा 1 बराबर -v बराबर u। अब हम लोग देख रहे हैं इसको यूज करेंगे, u बराबर -v और -u बराबर v। अब देखिए दो स्थिति आ रही है। पहला हो गया कि वस्तु जो है वो समान ऊंचाई का बनेगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि वस्तु का जो हाइट होगा वो सेम होगा। और दूसरा कह रहा है कि ये जो दूरी है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पे है -u है, चूँकि दर्पण के लेफ्ट साइड में है, और प्रतिबिंब की दूरी जो है हमारा प्लस में है, v है, कुछ इस प्रकार है, और दोनों जो है वो बराबर होगा। अब हमारे पास एक दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें दिया गया है कि एक हमारे पास अवतल दर्पण है, कुछ इस प्रकार से दर्पण बनाया गया है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये P लेते हैं, और कहा गया है कि इसका जो आधा भाग है, ये जो हमारा अवतल दर्पण है, इसका जो आधा भाग है इसको रंग दिया गया है, यानी कि ये यहाँ पे कलई किया हुआ है। इस भाग को हम लोग रंग देते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई वस्तु है, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है AB, तो क्या इसका प्रतिबिंब बन पाएगा? यहाँ पे मान लेते हैं कि फोकस है। क्या इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, या बनेगा तो प्रतिबिंब आधा बनेगा या बिल्कुल नहीं बन पाएगा? तो इसे हम लोग रे डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु AB है और AB के लिए हम लोग यहाँ से एक प्रकाश की किरण पैरेलल जाती है, दर्पण पे पड़ती है और पड़ने के बाद यहाँ पे वापस आ रही है। ये कुछ इस तरह से चलेंगी। एक तो किरण हमें मिल रही है
अब इसमें कहता क्या है कि ठीक है आधा भाग इसका ढका हुआ है, लेकिन आधा भाग तो है, आधा भाग में ही दर्पण का जो परावर्तन का नियम इसमें पालन होगा और उसी के हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक भाग तो यहाँ तक तो ले लिए, दूसरी प्रकाश की किरणें जो हैं यहाँ से ये P के पास, ये जो केंद्र के पास आएंगी और परावर्तन के बाद यहाँ मिलेंगी और यहाँ पे जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कुछ इस तरह से जो है प्रतिबिंब का निर्माण हमारा B' और A' हो जाएगा। अब है कि पूरा प्रतिबिंब और ये जो आधा जो दर्पण है उसके प्रतिबिंब में अंतर क्या होगा। तो अगर दर्पण पूरा खुला हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा, ज़्यादा चमकीला होगा, लेकिन अगर दर्पण जो है हमारा आधा ढका हुआ है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेस ब्राइट होगा। अवतल दर्पण जब आधा ढका हुआ हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, आइए इसे हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षा में हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने हुए प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किए थे और हमने जाना था कि किस तरह से अवतल दर्पण में अनंत से जैसे जैसे हम लोग दर्पण के पास आते हैं प्रतिबिंब की स्थितियां बदलती जाती है। आज हमारे सामने एक नई गतिविधि है, इसमें हम लोग देखेंगे कि दर्पण को अगर आधा ढक भी दिया जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होगा। तो इस गतिविधि को करने के लिए हमारे पास कुछ सामग्रियां हैं। सबसे पहले ये जो हमारा है अवतल दर्पण है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इसे पास लाने पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है और ऑब्जेक्ट के रूप में, वस्तु के रूप में हमारे पास एक जलता हुआ कैंडल है और यह हमारा जो है स्क्रीन है। स्क्रीन में है एक पीछे स्टैंड लगा हुआ है और आगे से कागज़ को चिपका दिया गया है जिससे कि यह स्क्रीन तैयार हो गया है। ये हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है और यह डबल टेप है। तो गतिविधि में क्या करेंगे हम लोग कि ये जो मिरर है इसको आधा यहाँ से चिपका देंगे और चिपकाने के बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आइए इस गतिविधि को हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये जो अवतल दर्पण है इससे प्रतिबिंब स्क्रीन पर किस प्रकार बनता है। तो थोड़ा सा इसे फोकस पर दूर ले जाने पर हम देख रहे हैं हमारा जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। हमारे पास ये पूरा दर्पण है, देख सकते हैं आप, ये पूरा दर्पण है और यहाँ से लाने के बाद यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ये बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो ये संभवतः जो हमारा बड़ा प्रतिबिंब का मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो है C और F के बीच में होगा और तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब जो है बड़ा बन रहा है। अब हम ये जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को आधा ढक देते हैं। इसके लिए हमारे पास एक डबल टेप है और डबल टेप का प्रयोग करते हुए इसमें ये जो अवतल दर्पण है इसके आधे भाग में लगा देते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर लग गया और लगाने के बाद इसे आधा ढक देते हैं। ये हमारा जो दर्पण है आधा ढक गया। तो क्या अभी भी प्रतिबिंब बनेगा, इसे कर कर देखते हैं। ये हमारा देखिए दर्पण है और यहाँ पर हम इस तरह से ले जाते हैं और देखिए ये प्रतिबिंब, यहाँ पर भी प्रतिबिंब बन रहा है, आधा से भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आधा से भी प्रतिबिंब बन रहा है? इसके पीछे कारण क्या है कि जो कुछ भी भाग हमारे पास ये दर्पण का जो कुछ भी भाग है यहाँ परावर्तन का नियम का पालन करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। एक प्रकाश की किरण इसके पैरेलल जाती है, पैरेलल आने के बाद जो है ऑब्जेक्ट के नीचे मिलती है और एक प्रकाश की किरण पोल से अक्रॉस तिरछा जाते हुए नीचे आती है और उससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप एक बात और इसमें ध्यान दिए होंगे कि पहले जो प्रतिबिंब बन रहा था थोड़ा सा ब्राइट था, लेकिन इससे जो हम प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं ये देखिए इससे जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है थोड़ा सा लेस ब्राइट है। लेस ब्राइट होने के पीछे कहानी क्या है कि बहुत सारे प्रकाश की किरण अगर उस पर पड़ेगी तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा, जबकि कम क्षेत्रफल यहाँ पर है तो कम प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर यहाँ पर आएंगी। इससे प्रतिबिंब जो हमारा होगा वो लेस ब्राइट होगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि अगर दर्पण को आधा ढक भी देते हैं तब भी इसके आधे भाग में परावर्तन का नियम का पालन करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण भले ही वह लेस ब्राइट हो लेकिन प्रतिबिंब का निर्माण ठीक प्रकार से होता है। तो अभी हमने
गतिविधि के माध्यम से देखा कि प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, और अगर हम अवतल दर्पण को आधा ढक भी देते हैं तब भी हमारा प्रतिबिंब जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन लेस ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अब हम लोग दर्पण का जो चैप्टर है उसको समाप्त करते हैं, और इसके लिए हम लोग एक बार रिकैप करते हैं कि अभी तक हम लोग प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़ा, और इसके बाद हम लोग जो है अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ये मान लीजिए कैंडल है, ये लाइट है, और अगर हमारे पास कोई पाइप है इस तरह से, और हमारे पास अगर कोई मनुष्य या आँख है, तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रकाश की किरण आती है और ये व्यक्ति देख पाता है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसी तरह से अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा पाइप हो जो टेढ़ा हो, यहाँ से ले आने के बाद इस तरह से ऐसे चला जाए, ये इस तरह से चला जाए, तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण यहाँ तक जाने के बाद रुक जाती है, और उसके बाद ये जो आदमी है इस प्रतिबिंब को, इस लाइट को नहीं देख पाएगा। इसी चलता है पता कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, कि ये एक समतल दर्पण है और यहाँ जो है एक अभिलंब है, और इस पर पड़ने वाली जो किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इस पर पड़ने के बाद जो परावर्तित होती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बना रही है उससे बोलते हैं आपतन कोण, उसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। और दूसरा जो है अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बना रहे हैं उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। और इसका दो नियम है। पहला नियम है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, और दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, ये सारे जो होंगे पर अभिलंब जो हैं, ये सारे जो तीनों जो हैं, ये सभी जो हैं वो एक ही तल में होंगे। ये इस प्रकार है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में, कि गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के हैं। एक हमारा है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इस प्रकार से है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इसका फोकस दर्पण के सामने होता है, और जो उत्तल दर्पण है इसका फोकस पीछे होता है, और ये प्लस में होता है, और ये हमारा जो होगा वो माइनस में होगा। अब गोलीय दर्पण के बारे में क्या है कि एक गोला हम लेते हैं, ये हमारे पास एक गोला है, और इसके एक भाग को हम लोग काट लेते हैं, और काटने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा गोला हो गया, और इसका भाग को रंग दिए, ये गोला हो गया हमारा। अब इसका जो सेंटर है ये हमारा P हो गया, और ये पूरा जो गोला है उसका जो सेंटर होगा ये हमारा C है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और पोल से जो C की जो दूरी है उसको हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है 2F। अब इसमें कहा गया कि प्रकाश की किरणें अगर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो कहलाता है फोकस। इसमें क्या है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि इसको इस तरह से लगाएंगे, और हर जगह दर्पण जो परावर्तन का जो नियम है वो फॉलो होगा। तो ये हमारा C हो गया, ये पूरा डिस्टेंस R हो गया, ये हमारा जो है F से लेकर के पोल की जो दूरी है ये हो गया फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी। इसमें यहाँ पे हो गया ये फोकस दूरी। अब पूरा जो दर्पण है, ये जो दर्पण को बार बार ऐसे नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम सिंबॉलिकली इसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बना देते हैं, यानी कि दर्पण जो है ढका हुआ है। अब ये जो पूरा दर्पण है इसका जो डायमीटर है इसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर, जिसको MN से इंडिकेट करते हैं। ये दोनों दर्पण के लिए सही है। अब इसके बाद एक जो काल्पनिक रेखा हम लोग ये खींचते हैं बार बार, ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है। दर्पण के बारे में हम लोग अवतल के बारे में और उत्तल के दर्पण में के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें बनने वाले प्रतिबिंब है, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है सबसे पहले पढ़ते हैं अवतल के बारे में। तो हमारा ये इस तरह से अगर अवतल दर्पण बनाते हैं तो पहले अगर ये हमारा P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, और अगर कोई वस्तु बहुत दूर पर है, मान लीजिए कि अनंत पर है, तो अनंत पर होने की स्थिति में क्या है कि परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है और ये फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है।
और दूसरी स्थिति है कि अगर अनंत और सी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा। परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है और यहाँ पर है कि सी से अगर होकर जा रही है तो ये फिर वापस चली आएंगी और यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कुछ उसी प्रकार से है अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं दूसरे केस में कि हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सी है और अगर सी के पास है तो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है और उसके बाद दूसरी प्रकार से किरण है जो फोकस से होकर जाती है तो ये पैरेलल हो जाती है। और दोनों केस में अगर ए बी है तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बी डैश ए डैश। और अगर ऑब्जेक्ट सी पर है अवतल दर्पण में तो समान साइज का बनता है और समान दूरी पर बनता है। उसके बाद जो तीसरी स्थिति है वो हम लेते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हो गया एफ है और ये हमारा जो है सी है और सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। तो सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा कि ये प्रतिबिंब यहाँ पे पैरेलल होने के बाद ये अगर मुख से पैरेलल है तो फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पे लेते हैं। और ये दूसरी प्रकार से किरण है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं दर्पण को तो ये जाएगी और वापस आएंगी और वापस आकर के एक प्रतिबिंब बनाएंगी। और प्रतिबिंब जो हमारा होगा अगर ये हमारा ए बी है तो इस प्रतिबिंब का निर्माण होगा बी डैश और ए डैश, ये बड़ा होगा और उल्टा होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अवतल दर्पण है और ये कुछ इस प्रकार है। अगर ऑब्जेक्ट जो है एफ पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमारा एफ पे ऑब्जेक्ट है तो पहला तो है कि अगर समानांतर चलेगा ये मुख्य अक्ष के तो फोकस से होकर गुजरेगा ये इस तरह से। और अगर जो है सी के अलोंग जाएगा तो ये सी के अलोंग वापस जाएगा और ये कहता है कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इन्फिनाइट पे बनेगा। दूसरी स्थिति है कि हमारे पास ये दर्पण है और यहाँ पे पोल है, ये हमारा एफ है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है इस तरह से ए बी, ये हमारा सी है तो पहली जो प्रकाश से किरण जाएगी वो इस तरह से जाएंगी और वापस आ जाएंगी और इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता है वो पीछे बनता है। दूसरी प्रकाश से किरण इधर आ रही हैं और ये वापस जाती हैं और इसको अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो ये जो हमारा है उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये पी लेते हैं और ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि अनंत पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अनंत पर है। डॉट का मतलब है कि बहुत दूर पर है और प्रकाश की किरणें आती हैं और आने के बाद ये परावर्तित होती है और अगर इसको हम मिलाते हैं पीछे में तो यहाँ पे फोकस पे ये प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। दूसरी स्थिति है कि अनंत से पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, ये पोल हो गया, ये फोकस है, यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रतिबिंब कहता है कि ये जो हमारा है ये पहले यहाँ पे सी ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा यहाँ पे सी होगा। तो अगर प्रिंसिपल के पैरेलल जा रहा है तो ये फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा, इसे मान लेते हैं इस तरह से, ये फोकस से होकर गुजरेगा। हर जगह परावर्तन का नियम पालन होगा। दूसरी जो प्रकाश की किरणें हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जो है अगर प्रकाश की किरण जाती है तो फिर वापस आएंगी और इसे अगर हम पीछे मिलाते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे होगा और हमेशा छोटा होगा। अगर ए बी हम ऑब्जेक्ट लिए हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है ए डैश और बी डैश है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण का उपयोग, कि उसका उपयोग हम लोग करते हैं सैलून में करते हैं, दंत चिकित्सक करते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। उसके बाद जो है टॉर्च लाइट का जो रिफ्लेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं और उसके बाद सोलर कुकर में उसका प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर में, जहाँ पे छोटे में एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब हम बहुत बड़ा जगह का प्रतिबिंब छोटे में हम देख सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई दर्पण है तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये प्लस होगा, अगर नीचे है तो माइनस होगा।
इस तरह की जो दूरी इधर जो होगी वो माइनस में होंगी, इस प्रकार की जो दूरी जो इधर राइट साइड में जो है वो प्लस में होंगी। पीछे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है सीधा तो वो प्लस होगा, और नीचे अगर है तो वो माइनस होगा। ये साइन कन्वेंशन है। और साइन कन्वेंशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र के बाद हम लोगों ने पढ़ा था आवर्धन। आवर्धन जो है m बराबर -v/u बराबर h'/h, जहाँ पे v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी, h' जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h जो है वो है वस्तु की ऊंचाई। अब हम लोग अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। अपवर्तन को समझने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि प्रकाश हमारी जो है सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब हम परावर्तन पढ़ते हैं तो परावर्तन के केस में क्या है कि प्रकाश एक एंगल से दर्पण पे पड़ती है और उसी नॉर्मल के साथ जो उसका आपतन कोण है उसी कोण के साथ जो है वो फिर वापस लौट जाती है। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन कर रही है, लेकिन अगर उसके बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिससे होकर वह नहीं गुजर सकती है तो वह परावर्तित हो जाती है। अगर समतल प्लेन है, समतल अगर है तो वो रिफ्लेक्शन का रूल वहाँ पर दिखाई पड़ता है, फॉलो करती है वहाँ पे वो। और अगर उबड़ा खाबड़ा अगर है, मान लीजिए प्लेन जो हमारा जो है रुखड़ा है, तो वहाँ भी परावर्तन का नियम फॉलो होता है और वहाँ पे दिशा जो है परावर्तन का नियम का पालन करते हुए किसी पॉइंट से वो दूसरी दिशा में चली जाती है। तो अगर प्रकाश जो है किसी माध्यम से, किसी मीडियम से अगर होकर के नहीं गुजर रही है तो उससे वो परावर्तित हो जाती है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण किसी वैसे माध्यम से गुजर रही है कि मान लीजिए कि उसमें जो है परावर्तित नहीं होती, लेकिन उससे होकर के वो निकल सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो है खड़े हैं और अगर यहाँ से अगर कोई टॉर्च जलाते हैं और कांच है या ग्लास या वो वाटर है या कुछ भी और भी मीडियम है जिससे प्रकाश होकर गुजरती हैं, तो क्या होता है? क्या प्रकाश की जो किरण है उसकी कुछ स्पीड भी है? इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को देखते हैं आम जीवन में, जो हम लोग दैनिक जीवन में चीज़ों को अनुभव करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें पता चलता है कि हर चीज़ जो है इंस्टेंटेनियस हो गया, एकदम तुरंत हो गया। हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो लगता है कि बस तुरंत जो है हम उसके सामने चलाएं। जब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य हमसे बहुत दूर है, फिर भी हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ जो है सूर्य जो है, सूर्योदय अगर हुआ तो हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया है और उससे हम सूर्य को देख पाते हैं। कि क्या यह सच है कि वह जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है वह उसी स्थान पर है? सूर्यास्त के समय में जो हम देख रहे हैं वो सूर्यास्त में सूर्य जो है उसी स्थान पर है। जो हम लोग तारे को देखते हैं रात में, तो क्या तारा उसी स्थान पर है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ तारे ऐसे हों जिनका प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, और वो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है हम जानते हैं कि तारे हमसे दूर भी जा रहे हैं और उनका प्रकाश हम तक पहुंचता है। कुछ तारे ऐसे जिनका प्रकाश ही हम तक नहीं पहुंच पा रहा है और हम उसे नहीं देख पाते हैं। ये सारी घटनाओं को देखने के बाद पता चलता है कि प्रकाश का भी एक स्पीड है, एक चाल है। प्रकाश भी एक चाल से चलती है। ये अलग बात है कि जो हमारा सेंस ऑर्गेन्स है, जो हमारी जो आँखें हैं, उसके पास एक निश्चित क्षमता है, हम उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम प्रकाश की जो गति को अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश की भी एक गति है, प्रकाश की भी एक चाल है। अगर दर्पण में हम अपने आप को देख पा रहे हैं, यानी कि दर्पण के सामने कुछ नैनो सेकंड के पहले जो है वो, अब अगर प्रकाश हम पर पड़ा फिर वहाँ पे वो जो है दर्पण से होकर फिर हमारे पास आता है, तो उसमें कुछ नैनो सेकंड लगते हैं प्रतिबिंब को बनने में, फिर हम उसको देख पाते हैं। ये नैनो सेकंड का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रकाश की एक चाल है, और वो जो प्रकाश की एक जो चाल है वो निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश चलता है। और हम जो आसपास जो अनुभव करते हैं चीज़ों को कि बल्ब जल गया, प्रकाश फैल गया, तो ये सब हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं।
लेकिन प्रकाश की एक चाल है और उसी चाल से ये जो चलती है, और चाहे वो सीधी रेखा में हो, चाहे परावर्तन का नियम हो, हर जगह यह स्पीड के साथ यह जो है चलती है। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि जब सूर्योदय हो गया होता है तो सूर्य हमें दिख रहा होता है और हम उसे देख रहे होते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जो है वो डूबा हुआ ही रहता है और डूबा हुआ होने के बावजूद हमें वो सूर्य दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। हम जब इन चीज़ों को देख पा रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास, अभी हम इस एक्टिविटी को करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक कटोरे में जो है हम कटोरा लेते हैं, उसमें जो है हम लोग जो है सिक्का को रखते हैं और सिक्का दिखाई दे नहीं रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो वो सिक्का हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। पहले हम बैठे हुए थे, सिक्का भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पानी के डालने के कारण जो है सिक्का दिखाई देता है। हम सूर्योदय के सामने खड़े हैं, सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, तो सूर्य और हमारे बीच में क्या है? सूर्य हमारे बीच में वायुमंडल है, बहुत सारे जो प्लेस हैं वो वैक्यूम है। तो वैक्यूम से हो करके प्रकाश की किरणें वायुमंडल से हो करके हमारी आंख तक पहुंचती है और तब हम इसे देख पाते हैं। तो जिस तरह से कटोरे में हम लोग पानी डाल रहे हैं, उसी तरह से जो हमारा ये वायुमंडल है वो उसी तरह से एक मीडियम है, एक माध्यम है, और उसी माध्यम की वजह से, अपवर्तन की वजह से हमें जो है वो सूर्योदय के पहले सूर्य दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त के बाद तक जो है सूर्य हमें दिखाई देता है। ये जो हम लोग अभी एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज को करेंगे और देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है। अगर मोटे तौर पर बोलें तो प्रकाश का अपवर्तन ये है कि अगर प्रकाश की किरण वैक्यूम से किसी और माध्यम में जाती हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है या दिशा परिवर्तित हो जाती है। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उस जो प्रकाश की किरण की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है, और उसी मुड़ने के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब इसमें क्या है कि किसी और मीडियम को हम समझते हैं जिसको बोलते हैं माध्यम का मतलब हुआ कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे प्रकाश होकर के गुजर सकता है। जैसे हमारा हो गया वायु, हो गया कांच, हो गया अलग अलग तरह के लिक्विड हैं, कुछ क्रिस्टल्स भी हैं, डायमंड हैं, हमारा जो है मिनरल साल्ट हैं, जो पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे प्रकाश होकर गुजर सकती है। वहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि अगर प्रकाश होकर गुजर रही हैं तो उसका जो है स्पीड जो है वो कम हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा दिया हुआ है कि उसका स्पीड कम हो जाएगा और स्पीड कम हो जाने की वजह से उसकी जो है दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है जिससे कि दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए इसमें क्या है कि जब हमारे पास वैक्यूम है, जब कुछ नहीं है, जब वैक्यूम है तो प्रकाश को रोकने वाला कोई नहीं है, और जब तक प्रकाश को रोकेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। जब हम देख रहे हैं कि सीधी रेखा में चल रही है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डाल देते हैं जिससे वो परावर्तित हो रहा है, लेकिन अगर लाइट जो है पास कर रही है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है तो ये बस प्रकाश से किरण जो है चलती जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए हमारा है वैक्यूम, वहाँ पे इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे केस में लेते हैं, जब इसको हम लेते हैं कि ये वाटर से होकर गुजर रहा है, तो वाटर से होकर गुजरने में क्या होता है कि हम चलते हैं इसके एटॉमिक पिक्चर को देखते हैं, इसके जो है एटम्स के बारे में देखते हैं कि प्रकाश की किरण जो इस तरह से चलती हैं और एक हमारा एटम जो है, ये एटम वाटर का एटम या ग्लास का एटम लेते हैं, तो ग्लास का जो एटम है प्रकाश की किरण आती है और ग्लास का जो एटम है इसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लिया, इसको अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से एमिट करती है। अब ये जो है एब्जॉर्ब करना और फिर इमिट करना, एब्जॉर्बेशन और इमिशन की जो के बाद जो है प्रकाश थोड़ी धीमी हो जाती है। इसलिए है कि अगर प्रकाश जो है निर्वात से अगर पानी में आएगी या वायु से पानी में आएंगी तो इसका स्पीड जो है कम हो जाएगा। और चूंकि पानी में बहुत सारे जो हैं एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, तो हर जगह ये चीज़ें हैं कि एटम से होकर के एटम्स के पास आएंगी तो एब्जॉर्ब होगा और फिर इमिट होगा, फिर दूसरा जो एटम है फिर इसे एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये इमिट होगा।
फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और फिर जो है इमिट होगा। यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगा और फिर जो है ये इमिट होगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश अगर वैक्यूम से वैसे किसी माध्यम में, वैसे किसी भी मीडियम में अगर होकर गुजर रही है तो इसका मतलब है कि उस मीडियम में बहुत सारे स्टॉप्स हैं, बहुत सारे स्टॉपेजेज हैं। जैसे हम लोग प्रीफर करते हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन पर चढ़ें क्योंकि उसके स्टॉपेज कम है, तो वो कम समय में हमें बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम पैसेंजर पर सवार हो गए, पैसेंजर ट्रेन पर सवार हो गए, तो वहाँ स्टॉपेज ज़्यादा हैं, इसलिए अधिक समय लगता है और अधिक देर में हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रकाश है, ये जो हम अलग जो माध्यम लेते हैं, दूसरा जो माध्यम लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्टॉपेज है, ज़्यादा स्टॉपेज की वजह से जो है प्रकाश वहाँ पे धीमी हो जाती है और धीमी होने की वजह से उसकी जो दिशा जो है वह परिवर्तित हो जाती है और ये पूरी घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण एब्जॉर्ब है, एमिशन है, एब्जॉर्बेशन है और एमिशन है, ये प्रोसेस उस मीडियम में हो रही है जहाँ पे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और निर्वात में तो कुछ नहीं है। और निर्वात में हम देखते हैं कि कोई भी स्टॉपेज नहीं है और वहाँ पे जो है प्रकाश जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा से जो है चलते जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा है मटेरियल है जिसको हम माध्यम बोलते हैं, ये जो है माध्यम है। माध्यम के बारे में भी पढ़ना है कि एक है विरल माध्यम और दूसरा जो है सघन माध्यम है। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है? ये दोनों रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे के सापेक्ष हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है विरल है और ये सघन है। सघन का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा पास पास होना, विरल का मतलब थोड़ा दूर दूर होना, जिसके एटम्स थोड़ा सा दूर दूर हैं विरल हो गए, जहाँ पे पास पास हो गए वो सघन हो गए। अब अगर हम वैक्यूम लेते हैं जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ से अगर प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है तो हमारा जो वैक्यूम हो गया, ये जो वैक्यूम है ये हमारा हो गया विरल माध्यम और यहाँ से प्रकाश की किरण अगर आती है एयर में तो ये हमारा हो गया सघन माध्यम। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक और है कि सघन का मतलब ये नहीं हो कि इसका घनत्व तो ज़्यादा हो, जैसे कि हम आम देखते हैं। सघन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स उसका जो है हम ये जो डेंसिटी का देखते हैं, डी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, कि एक निश्चित वॉल्यूम में उसका मास कितना है। इसका जो डेंसिटी है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशिक घनत्व, ये दूसरी चीज़ है। ये जो हमारा घनत्व है उससे अलग है। ऐसा नहीं, हम देख सकते हैं कुछ मटेरियल्स ऐसा है जो कि ऐसे उसका घनत्व ज़्यादा है, जैसे हम पानी ले लिए और कोई तेल लेते हैं तो तेल जो है उसका घनत्व ज़्यादा है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वाटर से उसका कम होता है। क्यों कम होता है? हमको यहाँ पे ध्यान देना है, एब्जॉर्बेशन और इमिशन पर ध्यान देना है कि अगर प्रकाश को जाने में अगर तेल में स्टॉपेजेज कम है, वहाँ पे एब्जॉर्बेशन और इमिशन कम है, तो वो ऑप्टिकली जो है कम डेंस है। और अगर जो है ज़्यादा स्टॉपेजेज आ रहे हैं तो वहाँ ऑप्टिकली ज़्यादा मोर डेंस हो जाएंगे। अगर कम स्टॉपेज है तो कम डेंस है, ज़्यादा स्टॉपेज है तो ज़्यादा डेंस है। इसका ये जो D=m/v जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मास बाई वॉल्यूम, इससे इसका कोई तात्पर्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इस स्टॉपेज, एब्जॉर्प्शन और इमिशन पर निर्भर करता है और इसको हम लोग एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार जो है तेल हमारा वाटर में फ्लोट करता है और उसका ऑप्टिकल, उसका जो अगर हम रिफ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसका जो अपवर्तन देख रहे हैं तो किस प्रकार से वो वाटर और जो वायल है उसमें वेरी करता है। तो हमारा एक हो गया विरल माध्यम, एक हो गया हमारा सघन माध्यम। तो यहाँ पर वैक्यूम जो है विरल है, एयर जो है हमारा सघन हो गया। अब यहाँ पर हम एयर लेते हैं और यहाँ पे वाटर लेते हैं, तो एयर जो यहाँ पर हो जाएगा विरल माध्यम और जबकि वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। फिर अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विरल माध्यम और अगर हम ग्लास लेते हैं तो ग्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा सघन माध्यम। यानी कि
रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम ये रिलेटिव है, एक दूसरे के सापेक्ष है। ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि वैक्यूम जो है या जो वाटर जो है वो विरल माध्यम है और जो है ग्लास है वो सघन माध्यम है। हमें देखना है कि हम किसके बारे में किससे तुलना कर रहे हैं और तुलना के सापेक्ष में एक दूसरे के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जो है कुछ न्यूमेरिकल्स किया, जो दर्पण के बारे में पढ़े थे उसको रिकैप किया और अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा परिचय किया। अगली कक्षाओं में हम लोग फिर मिलते हैं, अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और अपवर्तनांक और उसके बाद अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।